Students, how are you all? Students, today we start our next topic, चैप्टर नंबर 4, जो कि हमने थियोरेटिकल चैप्टर्स थे कुछ छोड़ दिए थे बाद में करवाने के लिए। न्यूमेरिकल चैप्टर फर्स्ट पहले करवाए थे, तो हम बचे हुए थियोरेटिकल चैप्टर्स को पूरा करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, की अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होती है और बेसिस। तो सबसे पहले प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्रोसेस बिगेन्स विद द ओरिजिन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है स्टूडेंट्स? व्हेन वी आइडेंटिफाइड अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, when we identified the business transaction। जैसे ही हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। एंड द फॉलोड बाय रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो उसके बाद जैसे ही हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या करते हैं? हम रिकॉर्डिंग, हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम उसे क्लासिफाइड करते हैं, उसकी समरी प्रिपेयर करके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को असर्टेन करते हैं, और लास्ट में हम ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके और जो भी उससे रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है उन्हें असर्टेन कर लेते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड इन अकाउंटिंग प्रोसेस। तो देखो सबसे पहले आपको क्या शो हो रहा है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, preparation of voucher, recording in books of original entry, posting to ledger, preparation of trial balance and financial statements। तो इस प्रोसेस को डीपली एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ये तो सबका आपको मालूम ही है कि अकाउंटिंग में हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं विच कैन बी ईजीली measured and expressed in terms of money। Accounting deal with business transactions which are monetary in nature। In other words, the transaction which cannot be measured and expressed in terms of money cannot be recorded in accounting। ऐसी जो ट्रांजैक्शन जिसको हम monetary terms में measure नहीं कर सकते, expressed नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। For recording business transaction, it is necessary that these transactions are evidenced by an appropriate document। मतलब वो उसका कोई एविडेंस भी होना चाहिए उस ट्रांजैक्शन का। जैसे कि मान लो हमने किसी को गुड्स बेची हैं, तो एविडेंस क्या हो गया हमारा? सेल्स बिल। गुड्स परचेज किए हैं तो क्या हो गया? परचेज बिल। वैसे कोई एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है तो उसका क्या आ गया? एविडेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो उसका एक एविडेंस भी होना चाहिए, सच एज कैश मेमो, परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस, पे इन स्लिप, checkbook, passbook, etc. A document which provides evidence of transaction is called the source document। और स्टूडेंट्स ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर भी है हमारा, चैप्टर नंबर 8। तो नेक्स्टली इस चैप्टर के बाद हम चैप्टर नंबर 8 ही करेंगे अपना कवर। पॉइंट नंबर 2, मतलब स्टेप नंबर, प्रोसेस का स्टेप नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। On the basis of source documents, entries are first of all recorded on vouchers। सबसे पहले जैसे ही हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं ट्रांजैक्शन को कि ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? फिर हम उसे रिकॉर्ड करते हैं वाउचर में, वाउचर प्रिपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स वाउचर बेसिकली क्या होता है ये भी आपका नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। तो मेड इन जर्नल, और उसके बाद वाउचर की हेल्प से हम उसे जर्नल या किसी अनदर ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में हम रिकॉर्ड करते हैं। वाउचर्स आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय द ऑल द फर्म्स। अभी सभी कंपनी क्या करती है? आप अपने नाम से वाउचर्स को पहले से प्रिपेयर करके या फिर मतलब प्रिंटेड करवा के रखते हैं अपने नाम से। अ सेपरेट वाउचर इज़ प्रिपेयर्ड फॉर इस ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए हमें एक सेपरेट वाउचर बनाना होता है, और बेसिकली और उसी के साथ
कि मतलब हमने उस वाउचर पे लिख देते हैं कि उस ट्रांजैक्शन से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, और उससे रिलेटेड कोई भी जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, मान के चलो परचेज़ का बिल है, सेल्स का बिल है, या फिर और कोई डॉक्यूमेंट है जो एविडेंस कर सकता है उस ट्रांजैक्शन की, तो उसे भी उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। और बाद में हम क्या करते हैं, वाउचर्स को सभी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, मतलब डे टू डे सीरियल वाइज उसे हम कैप्ट कर लेते हैं और बाद में उसी की हेल्प से हम अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं। स्टेप नंबर 3, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो स्टूडेंट सबसे पहले बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हमारी होती है वो बुक जिसमें हम ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। जिस भी बुक में ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है उसी बुक्स को हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो कि हमारी जर्नल होती है या सब्सिडरी बुक्स होती है। अब जर्नल और सब्सिडरी बुक्स को, दोनों को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों कहते हैं? अगर जो बिज़नेस है छोटा, कोई स्मॉल बिज़नेस है, तो स्मॉल बिज़नेस में क्या होगा, जो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस है वो भी लिमिटेड होंगी, तो उन लिमिटेड ट्रांजैक्शंस को हम एक ही बुक में रिकॉर्ड कर पाते हैं, तो वो होती है हमारी जर्नल। लेकिन अगर मान लो कोई बिज़नेस बड़ा है, कोई बहुत बड़ा बिज़नेस है जिसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस भी क्या हैं, ज़्यादा होती हैं, बड़ा बिज़नेस है और नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होती हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन इन वन बुक। तो बहुत मुश्किल होता है कि एक ही बुक में हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम 3-4 मतलब 2-3 टाइप की अलग अलग बुक बना लेते हैं, अलग अलग जर्नल, जिनको हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। तो दोनों ही, बोथ जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स, बोथ आर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब वो बुक्स जिसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। The books in which transactions are recorded on the first time from the voucher or a source document are called books of original entry. Journal is one of the books of original entry in which transactions are recorded on chronological, मतलब day to day order according to principle of double entry system. When the size of business is small one, it may be possible to record all transaction in journal. But when the size of business grows and number of transactions is very large, journal is divided into number of books called सब जर्नल्स और स्पेशल जर्नल्स, या फिर इन्हीं को बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। उसके बाद आ रखा है फॉर एग्जांपल ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इन कैश बुक, ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू क्रेडिट परचेज बुक, जो मैंने बताया था कि आपको स्टार्ट कराएंगे हम सब्सिडरी बुक्स का चैप्टर। ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स इन सेल्स बुक, क्रेडिट परचेज रिटर्न की परचेज रिटर्न बुक, क्रेडिट सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स रिटर्न बुक, या फिर जो ट्रांजैक्शन ऐसी है जो ना तो कैश में रिकॉर्ड हुई है ना गुड्स से रिलेटेड है, उनके लिए हम बनाते हैं जर्नल प्रॉपर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे थे। दीज स्पेशल जर्नल आर ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स एज दी फैसिलेट द प्रिपरेशन ऑफ लेजर। उसके बाद जैसे हम थर्ड नंबर पे सबसे पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई, उसके बाद हमने वाउचर प्रिपेयर करके क्या कर दिया, उसको रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्डिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स पोस्टिंग टू लेजर, कि उस ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्ट करना। द नेक्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू ट्रांसफर ऑल द एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स टू रेस्पेक्टिव अकाउंट्स इन लेजर। उनको लेजर में अकाउंट्स में ट्रांसफ़र या उनको पोस्ट करना। अ लेजर इज़ अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स इन विच ऑल ट्रांजैक्शंस अल्टीमेटली find their place under their respective account in duly classified form। तो उन्हें क्लासिफाइड फॉर्म में हम रिकॉर्ड कर देते हैं। मींस जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हमारी कैसी होती हैं, सिमिलर नेचर की, उन सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को हम एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं। मींस अब जर्नल में तो हमने क्या किया था, जर्नल में तो हमने सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया था, कौन से ऑर्डर से, डे टू डे ऑर्डर से, सीरियल वाइज। लेकिन बाद में हम क्या करते हैं, उसे क्लासिफाइड कर देते हैं कि परचेज़ की एंट्री अलग जगह पे परचेज़ अकाउंट, सेल्स की एंट्री अलग जगह पे सेल्स अकाउंट, एक्सेट्रा। तो यही हमारा जो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग टू लेजर। फॉर रिकॉर्डिंग इन लेजर ऑल ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस इन एन अकाउंट ओपन इन देयर नेम, विच विल प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू देम at a glance. Thus in ledger separate accounts are opened for the name of each person। हर एक आदमी का, हर एक कैटेगरी का, रेंट है, रेंट का अलग अकाउंट बनेगा बेटा, सैलरी का अलग अकाउंट बनेगा, राम का अलग अकाउंट बनेगा, श्याम का अलग अकाउंट बनेगा, सभी के अकाउंट हमारे अलग बनते हैं। whether customer or supplier, likewise separate accounts are opened for assets, liabilities, purchases,
sales, etc. Similarly, all incomes and expenses which are already recorded in journal are again classified under separate heads in ledger such as salary account, rent account, discount account. तो स्टूडेंट ये था हमारा फोर्थ स्टेप. दोबारा एक बार फिर रिपीट करते हैं. सबसे पहले हम अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या करते हैं? सबसे पहले हमारा काम होता है ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है. और बिजनेस में सिर्फ हम वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर पाते हैं जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस्ड और मेजर्ड कर सकते हैं. उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने क्या किया था? प्रिपेयर वाउचर. उनके लिए हमने वाउचर प्रिपेयर किए. वाउचर से क्या होगा हमारा? वाउचर प्रिपेयर करने से हम उसके सोर्स डॉक्यूमेंट कि मतलब उसके बारे में पता लगा सके कि भाई ये ट्रांजैक्शन का कोई एविडेंस तो होना चाहिए. तो उसके लिए हम वाउचर प्रिपेयर करते हैं और वाउचर की हेल्प से ही हम उसे एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में. थर्ड नंबर पे था रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. फोर्थ नंबर पे था पोस्टिंग टू लेजर. अब लेजर बनाने के बाद लेजर के बाद हमारा क्या काम आता है? अब देखो स्टूडेंट्स, यही इसी सीक्वेंस में आपको चैप्टर्स भी पढ़ने हैं. जर्नल आप कर चुके हो, कैश बुक आप कर चुके हो, और सब्सिडरी बुक्स का दूसरा एक पार्ट है सब्सिडरी बुक्स, वो आप करोगे. उसके बाद हम चैप्टर कौन सा सीखेंगे? लेजर सीखेंगे. लेजर के बाद हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस. इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में प्रोसेस चलेगी, आपको चैप्टर्स भी उसी सीक्वेंस में करने हैं. इसके बाद इसमें था बेटा हमारा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. लास्ट स्टेप जो आता है हमारा, उसमें क्या करते हैं हम? लास्ट स्टेप इन दी अकाउंटिंग प्रोसेस इज बैलेंसिंग द लेजर. लेजर को बैलेंस कर लो, बैलेंस निकाल लो कि हाँ पूरे साल में हमारे पास कितने अमाउंट की परचेजेज हुई हैं, कितने अमाउंट्स की सेल्स हुई हैं, या फिर कितने अमाउंट के हमारे जो एक्सपेंसेस हुए हैं, उन सभी को लेजर बैलेंस करके और उससे उसकी हेल्प से हम एक ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं. ट्रायल बैलेंस क्या होता है? वो एक शीट होती है, एक समरी होती है जो सभी लेजर के बैलेंसेस, अकाउंट्स के बैलेंसेस को शो करती है. A trial balance is a statement prepared with the debit and credit balance of ledger accounts to check the arithmetical accuracy, ताकि हम arithmetical accuracy चेक कर सकें कि हमारा जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है वो इक्वल हैं या नहीं है. उसके बाद इफ़ अ ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है तो इसका मतलब कुछ हम एरर्स या फिर कोई पोस्टिंग में या रिकॉर्डिंग में हमसे कोई गलती हुई है, और उसके बाद हम उस एरर्स को रेक्टिफाई कर लेते हैं. इस रेक्टिफाई के ऊपर भी एक हमारा चैप्टर है स्टूडेंट्स, आगे आएगा, rectification of error. As the trial balance contains all the balances of ledger accounts, it provides a basis for preparation of financial statement. ट्रायल बैलेंस के बेस पर ही हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. हाउ मैनी स्टेप्स आर देयर इन प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग? 5 स्टेप. फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन of business transaction. Second is preparation of voucher. Third is record them into books of original entry. Number 4 is posting them into ledger, and number 5 is preparation of trial balance and financial statement. Next aspect of this chapter is basis of accounting, कि अकाउंट को किस बेस पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस. अब आपको पता है कि अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव क्या है? कि प्रॉफिट एंड लॉस को असर्टेन करना एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, साल के लास्ट में. देयर आर 2 बेसिस ऑफ असर्टेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन करने के हमारे पास 2 बेसिस हैं, नेमली कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस. या तो हम कैश बेसिस को फॉलो कर सकते हैं या फिर किसको फॉलो कर सकते हैं? एक्रूअल बेसिस को. What is cash basis? Under this basis, incomes are not recorded unless they are received in cash. जब तक कैश में इनकम रिसीव नहीं होंगी हम उन्हें रिकॉर्ड नहीं करेंगे. हम तभी कब रिकॉर्ड करेंगे इनकम को? जब वो कैश में रिसीव हो जाएगी. और सेम इसी तरह से ही एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर पेड इन कैश. व्हेन दे आर पेड इन कैश. क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अगर मैं अदर वर्ड्स की बात करूं, इन अदर वर्ड्स क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल एंड आर इग्नोर्ड टिल कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड फॉर देम. अगर जब तक हमें कैश रिसीव्ड या पेड नहीं होगा हम कोई भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे. दस प्रॉफिट इज मेरली द एक्सेस ऑफ एक्चुअल कैश रिसिप्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड अदर इनकम्स ओवर एक्चुअल पेमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, एक्सपेंस ऑन वेजेस, सैलरी, रेंट. अब यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा? जो भी आपको एक्चुअल कैश रिसीव्ड हुआ है इनकम का, अगर वो ज़्यादा है, एक्चुअल कैश पे किया है अपने एक्सपेंस का, तो प्रॉफिट है. और वाइस वर्सा, कि
कि अगर आपके जो टोटल जो एक्सपेंस है वो पे करें हैं, अगर वो ज़्यादा हैं इनकम से, तो आपका आ जाएगा लॉस। प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दिस बेसिस इज यूजफुल फॉर प्रोफेशनल पीपल। ये किसके लिए यूजफुल होता है? प्रोफेशनल पीपल्स के लिए, जैसे कोई लॉयर है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्योंकि इनकी सारी ट्रांजैक्शन किस में होती हैं? मोस्टली कैश में होती हैं। एडवांटेज क्या है? सिंपल है, रियलिस्टिक है, सेटिस्फाइड है, मतलब इजीली, मतलब लोगों के लिए आसान है, आसानी से उसको कर पाते हैं। डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एस्टिमेट, कोई पर्सनल जजमेंट या एस्टिमेट्स की इसमें कोई नीड नहीं होती। सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेस वेयर मोस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर इन कैश। वो उनके लिए तो बहुत सुटेबल है जिनकी मोस्टली सभी ट्रांजैक्शन किस में होती हैं? हमारी कैश में होती हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसके? इट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर। अब इससे क्या होता है? देखो, हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन को तो छोड़ दिया, तो इससे जो ट्रू एंड फेयर व्यू है प्रॉफिट और लॉस का और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो हमें नहीं पता चलेगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन उनको हम छोड़ देते हैं। और डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, एक हमारा मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है, उसको भी ये फॉलो नहीं करता है। देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ मैन्युपुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन कैश बेसिस। हम इसमें अपने मैन्युपुलेट कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को मैन्युपुलेट कर सकते हैं, उससे छेड़छाड़ कर सकते हैं, अल्टर्ड कर सकते हैं, क्योंकि कैश बेसिस है। कोई भी कैश पेमेंट्स को रिकॉर्ड कर दो, कैश को क्या कहते हैं, लॉसेस आ जाएंगे, कैश रिसीव्ड कर लो, मतलब जो आपके लास्ट में जब आपका अकाउंट क्लोज होने वाले थे, आपने पेमेंट्स करी नहीं एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंस की पेमेंट नहीं की, तो उसको हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो पेड नहीं होंगे तब तक, तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो मैन्युपुलेट हो जाएगा। और कंपनीज एक्ट इसे रिकॉग्नाइज भी नहीं करती। कंपनीज एक्ट जो है हमारा, वो इसको रिकॉग्नाइज्ड नहीं करता। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टूडेंट आता है हमारा एक्रोल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यही एक अकाउंटिंग है जो हम यूज़ कर रहे हैं, फॉलो करते हैं। एक्रोल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न और एक्रूड। इनकम को कब रिकॉर्ड कर लेते हैं? अगर हमने किसी इनकम को अर्न कर लिया तो उसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमें कैश में रिसीव्ड हुई है या नहीं हुई, इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स मेड ऑन क्रेडिट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल सेल्स ऑफ द पीरियड। मतलब अगर सेल्स बेच दी हमने क्रेडिट पे, तो उसे भी हम टोटल सेल्स में काउंट करते हैं। सिमिलरली, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड और बिकम ड्यू और नॉट व्हेन द कैश इज पेड फॉर देम। जैसा नहीं कि सिर्फ कैश पे करेंगे तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, हम कभी भी हमारा कोई भी एक्सपेंस इनकर्ड हो गया तो उसे तभी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड बट नॉट पेड विल बी ट्रीटेड एज ए एक्सपेंस फॉर द पीरियड व्हेन द ड्यू एंड नॉट द पीरियड व्हेन इट इज पेड। हैंस in accrual basis, profit and loss of a particular period is results of matching of the revenues earned। मतलब इससे क्या होता है कि उसी साल का एक्सपेंस उसी साल की इनकम के अगेंस्ट दिखाते हैं, और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू शो करता है, और इससे कंपनीज एक्ट भी इसे रिकॉग्नाइज्ड करता है। अब इसके एडवांटेज क्या है हमारे? इट डिस्क्लोज द ट्रू एंड फेयर ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा या फाइनेंशियल पोजीशन होगी बिजनेस की, वो ट्रू होगी, क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शंस को इक्वली और सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड, इट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल। इससे मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है, मतलब सब कुछ प्रॉफिट जो होता है वो डिफरेंट ईयर में एक्रोल बेसिस पे सेम मैनर से वो असर्टेन होता है और रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट इसे रिकॉग्नाइज भी करती है। डिसएडवांटेज ऑफ एक्रोल बेसिस, 1, इट इज़ नॉट सिंपल एज कैश बेसिस। ये कैश बेसिस की तरफ उतना सिंपल और आसान तो नहीं है, और इसमें रिक्वायर होता है हमें पर्सनल जजमेंट्स और एस्टिमेट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हाउ मैनी बेसिस? देयर आर 2 बेसिस, कैश बेसिस, एक्रोल बेसिस। कैश बेसिस में हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस इग्नोर की जाती हैं। बट एक्रोल बेसिस में हम सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैश हो या फिर क्रेडिट हो। अब लास्ट टॉपिक हमारा इसका एक डिफरेंस किसके बीच? कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के बीच। रिकॉर्डिंग ऑफ कैश ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इन कैश बेसिस ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, बट इन एक्रूअल बेसिस बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम।
कैश बेसिस में इनकम को कब रिकॉर्ड करते हैं? तब करेंगे जब वो रिसीव्ड होगी। बट एक्रूअल बेसिस में हम रिकॉर्ड करते हैं जब हमने उसको अर्न कर लिया। जिस दिन भी हमने इनकम को अर्न कर लिया, भले ही वो रिसीव हुई है या नहीं हुई है, हम उसे रिकॉर्ड कर देंगे। वही सेम टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस इन कैश बेसिस, एक्सपेंसेस ओनली रिकॉर्डेड व्हेन दे आर पेड इन कैश। जब तक उनको कैश में पे नहीं करेंगे हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्रूअल बेसिस की, तो इन एक्रूअल बेसिस एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज़ पेड और नोट। अगर हमने कैश दिया भी है या नहीं भी दिया है, अगर एक्सपेंस ड्यू हो चुका है, हमें एक्सपेंस देना बन गया है, तो हम उसे रिकॉर्ड कर देंगे। फिर बारी आती है हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, प्रीपेड एक्सपेंसेस की, एक्रूड इनकम या फिर अनअर्न इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इन्हें रिकॉर्ड करते हैं या नहीं करते हैं? कैश बेसिस में इन्हें बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस है? जो ड्यू हो गया, दिया नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस को तो रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि वो हमने पहले से ही एक्सपेंस को एडवांस पे किया है। और एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और प्रीपेड एक्सपेंसेस को तो रिकॉर्ड कर लेंगे। बट लेकिन जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ऐसे एक्सपेंस जो देने बाकी हैं, या एक्रूड इनकम जो ऐसी इनकम जो मिलनी बाकी हैं, इन्हें कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बट इन एक्रूअल बेसिस इन सभी चीज़ों को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। लीगल पोजीशन, लीगल पोजीशन की बात करें तो कंपनीज एक्ट कैश बेसिस को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, बट वो एक्रूअल बेसिस को रिकॉग्नाइज करती है। असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, कैश बेसिस में जो प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट किया जाता है, हम उसको एक्यूरेट नहीं कह सकते, वो ट्रू एंड फेयर नहीं हो सकता, क्योंकि हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को छोड़ देते हैं। बट इन एक्रूअल बेसिस वी कैन असर्टेन ट्रू एंड करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। सुटेबिलिटी, अगर बिजनेस छोटा सा है या फिर मतलब प्रोफेशनल पीपल्स हैं जिनकी मोस्टली ट्रांजैक्शन कैश में होती हैं, उनके लिए कैश बेसिस सूटेबल है। लेकिन जो बिज़नेस एंटरप्राइजेज़ हैं, जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, उनके पास जो सूटेबिलिटी है वो किसकी होगी? हमारी एक्रूअल बेसिस की। इसके अलावा बेटा इन दोनों से अलावा भी एक और भी हमारा और मेथड होता है, हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज़ द मिक्सचर ऑफ कैश, ये दोनों का मिक्सचर है। इसमें क्या करेंगे हम? रेवेन्यू और एसेट्स को तो रिकॉर्ड करेंगे कैश बेसिस पे, रेवेन्यू और एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे कैश बेसिस पे, और एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं एक्रूअल बेस पे। Means assets, revenues and assets are recorded on cash basis, where expenses and liabilities are recorded on accrual basis. ये भी usually professional people such as doctor, lawyers adopt this method and prepare receipt and payment account to ascertain their net income during the period. तो students ये था आज हमारा चैप्टर नंबर 4, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस में क्या कितने स्टेप थे? देयर आर 5 स्टेप्स इन प्रोसेस एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये आपको अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखना भी है और इसको लर्न भी करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।